दोस्तों नमस्कार। आज तो सरकार के बिजनेस मॉडल का जिक्र होगा। एक ऐसा बिजनेस मॉडल जिसने मोदी सरकार के करप्शन को खत्म कर दिया। यानी इससे पहले की तमाम सरकारें जो सत्ता में रहीं, वह कोई भी निर्णय लेती थी तो उसके साथ साथ भ्रष्टाचार रेंगने लगता था। और उसके बाद आरोप लगते थे, उसमें नौकरशाही फंस जाती थी, उसमें मंत्री फंस जाते थे और सरकार पर आरोप लगते थे कि आपने इतना बड़ा करप्शन कर लिया। जनता का पैसा, टैक्स पेयर का पैसा, पता नहीं क्या क्या कहा जाता था। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि बिजनेस मॉडल है एक ऐसा मॉडल जिसमें कोई करप्ट नहीं होता, जिसमें तमाम करप्ट लोग उस सिस्टम का हिस्सा होते हैं जो बिजनेस मॉडल के तहत सभी को लाभ पहुंचा दे। यानी यह एक ऐसे नेक्सस के तौर पर काम करेगा जिसमें सरकार पॉलिसी बनाएगी, उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट कराने के लिए नौकरशाही और प्रशासन अपने तौर पर लग जाएगा और उसके साथ ही जो बिजनेस करने वाले लोग हैं वो साथ में खड़े होते चले जाएंगे। और इस बीच जिसके पास जितना पैसा है, वो ब्लैक मनी है, वाइट मनी है, वो हवाला का पैसा है, वो शेल कंपनियों से आया हुआ पैसा है, भूल जाइए उसको। क्योंकि यह एक मॉडल है। यानी किसी भी देश के विकास के लिए बिजनेस मॉडल की जरूरत होती है और इस देश के भीतर अलग अलग तरीके से बिजनेस मॉडल कम्युनिकेशन के क्षेत्र में काम कर रहा है, माइनिंग के क्षेत्र में काम कर रहा है, रेलवे में काम कर रहा है, इस देश के एयरपोर्ट और पोर्ट पे काम कर रहा है। इस देश के भीतर में हर सेक्टर से यह जुड़ा हुआ है और इस देश का हर मंत्रालय कमोवेश उसी बिजनेस मॉडल के आश्रय चल रहा है। इसमें कितनी रकम होती है, कितना मुनाफा होता है, इसको सिर्फ इस बात से समझ लीजिए कि आखिर प्रधानमंत्री बार बार जिक्र क्यों करते हैं कि इस देश की इकोनॉमी दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। यह अलग मसला है कि इस देश में प्रति व्यक्ति आय कम होती चली जा रही है और इस देश के भीतर में महंगाई इतनी ज्यादा है कि रोजगार खत्म भी होते चले गए, लेकिन सरकार निर्णय लेने से चूकी नहीं। इसी बीच एक रिपोर्ट और भी आई कि जो प्रधानमंत्री मोदी के निर्णय नोटबंदी के बाद से चले, जीएसटी पे रुके नहीं, कोविड के बाद भी परिस्थितियां नाजुक हो गई, तो इसके जरिए इस देश के भीतर में तकरीबन 63 लाख ऐसे दुकानों पर शटर गिर गया जो अपने तौर पर इस देश में नौकरी देते थे और इससे इस देश को तकरीबन 11 लाख करोड़ से घाटा हो गया। यानी 11,60,000 करोड़ से ज्यादा का घाटा इस देश की इकोनॉमी ने सहा, क्योंकि नीतियां सरकार की थी। इसी दौर में तकरीबन 1,60,00,000 लोग बेरोजगार हो गए, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो। यह एक ऐसी परिस्थिति है जो बिजनेस मॉडल से हटकर है, लेकिन फिर भी इस देश में बिजनेस मॉडल चल रहा है तो फिर वो हर क्षेत्र में है। हर क्षेत्र को अपने तौर पर मुनाफा कमाने वाला बना लीजिए। हमें लगता है आज शुरुआत तो अयोध्या से ही करनी चाहिए, क्योंकि आज ही इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट छापी। उस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि अयोध्या में जब सुप्रीम कोर्ट ने जमीन विवाद का फैसला दे दिया और मंदिर के हक में फैसला दे दिया, उसके बाद जमीन का विवाद खरीद फरोख्त को लेकर बढ़ता चला गया। श्यामलाल यादव जो रिपोर्टर है इंडियन एक्सप्रेस के, उन्होंने हालांकि बहुत छोटी स्थिति बतलाई और उस तस्वीर का बड़ा हिस्सा आज आप सुन जरूर लीजिएगा, क्योंकि उन्होंने जानकारी दी कि कितनी बड़ी तादाद में कितने सारे नौकरशाह हैं जिन्होंने बच्चों के नाम पर, पत्नी के नाम पर, पिता के नाम पर वहां पर जमीन खरीदी। कितने पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने वहां पर खरीदी और उसमें एक अरुणाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम भी है जिन्होंने अपने बच्चों के नाम तकरीबन 3,72,00,000 रुपए में 3.99 हेक्टेयर की जमीन खरीदी, जो कि अयोध्या में मंदिर से तकरीबन 8 किलोमीटर की दूरी पर है। 8 से 15 किलोमीटर की दूरी पर और सरयू नदी के किनारे की जमीन। दरअसल इस दौर के भीतर अगर आपको याद हो तो जो राम मंदिर को लेकर ट्रस्ट बनाया गया, उसमें जो ट्रस्ट के अध्यक्ष चंपत राय थे, जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, उनका नाम भी आया था कि किस तरीके से गड़बड़ियां हुई हैं। लेकिन भूल जाइए उसको, क्योंकि एक बिजनेस मॉडल की जानकारी हम आपको आज देना चाहते हैं। जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट का एक छोटा सा हिस्सा समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस में एसटीएफ चीफ एडिशनल डीजीपी
उनके परिवार ने भी जमीन खरीदी। होम डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी खरीदी। उत्तर प्रदेश एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुड़े ज्वाइंट डायरेक्टर, उनके परिवार ने भी खरीदी। जो रेलवे के डिप्टी चीफ इंजीनियर हैं, उन्होंने भी खरीदी। जो अलग अलग 3 जिलों के एसपी हैं, उन्होंने भी खरीदी। जो प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के, उन्होंने भी खरीदी। इस तरीके से एक लंबी फहरिस्त है और इस फहरिस्त के साथ यह भी बताया गया कि कॉरपोरेट से जुड़े हुए, चाहे वो अडानीज हों, चाहे वो लोढ़ा हो, चाहे वो अपने तौर पर 3 बड़े राज्यों में वो गुजरात, कर्नाटक और मुंबई, इन 3 जगहों पर रहने वाले बड़ी तादाद में जो कॉरपोरेट थे, वह भी इसमें घुस गए। मसला इतना नहीं है और इतना आसान भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने तो जमीन पर फैसला दिया था और सुप्रीम कोर्ट के फैसला देने के बाद जमीन का खेल कैसे बढ़ गया, इसका हमारी टीम ने वहां पर तमाम जानकारियां इकट्ठी की। उस जानकारी में पता चला कि 500 छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों को 5 बार बेचा गया। एक पार्टी आई, उसको बेच दिया, उसने दूसरी पार्टी को बेच दिया, इसी ने तब तक किसी तीसरे को बेच दिया। 675 जगहों पर 11 बार बेची गई जमीन। एक ही जमीन है लेकिन वो 11 बार बिक गई। 292 जगह ऐसे हैं, 252 जगह ऐसे हैं जहां 9 बार बेचा गया। 312 जमीन के टुकड़े ऐसे हैं जो 7 बार बेचा गया। और तकरीबन सरयू किनारे 1092 जो एग्रीकल्चर लैंड है, उसको भी 3 से 5 बार बेचा गया। और इन सब के बीच अयोध्या की जमीनों को लेकर 5000 से ज्यादा केस फंस चुके हैं। अब उस मामले में सुनवाई होगी, कब फैसला आएगा नहीं आएगा। लेकिन बिजनेस मॉडल ये नहीं कहता है। बिजनेस मॉडल कहता है कि आप किसी जगह पर अगर जमीन का खेल खेलना चाहते हैं तो वहां का सर्कल रेट मत बढ़ाइए। सरकार ने नहीं बढ़ाया, 7 साल से नहीं बढ़ा है। 75 जिलों में से 54 जिलों का बढ़ा है, लेकिन बाकी जिलों का नहीं बढ़ा है। तो एक बिजनेस मॉडल अयोध्या में है, एक बिजनेस मॉडल बनारस में भी होगा, एक बिजनेस मॉडल मथुरा में भी होने वाला होगा। और इन तमाम परिस्थितियों के भीतर उत्तर प्रदेश की अदालतों में जो जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उसकी रफ्तार जो है तकरीबन इस अयोध्या के बाद और बनारस के बाद की परिस्थिति में 18% की रफ्तार से ऊपर बढ़ चुकी है। बात इससे भी साफ हुई नहीं। सिर्फ अयोध्या में लगभग 90,000 करोड़ की जमीन की हेरफेर इस दौर में हुई है। बनारस के भीतर की जानकारी हमारी टीम ने निकाली कि आखिर जिन्होंने जमीन खरीदी वहां पर और उस जमीन को लेकर जो पूरे पैसे की आवाजाही थी वो कितनी बड़ी थी, और उसको रजिस्ट्री ऑफिस से जब जोड़ा गया तो वहां पर जानकारी आई कि बनारस के भीतर तकरीबन 75,000 करोड़ रुपए खुले तौर पर उस इलाके में, जो मंदिर का इलाका है जहां कॉरिडोर बनाया गया, उसके इर्द गिर्द। लेकिन इस बिजनेस मॉडल के मातहत इस देश में हो सकता है आने वाले वक्त में हर धार्मिक स्थल एक पर्यटन के लिहाज से हो, कोई वहां होटल खोलना चाहता हो, कोई आने वाले वक्त में जमीन से पैसा कमाना चाहता हो, तो आप कहेंगे इसमें गलती क्या है और गड़बड़ी क्या है? गड़बड़ी कुछ नहीं है। गड़बड़ी तो उस दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी को लेकर है, क्योंकि एक ऐसी इकोनॉमी बनाने की दिशा में भारत बढ़ चुका है जहां पर इस देश के लोग जो जमीन पर रहते हैं उनके सामने पैसे की बोरी सामने लाकर रख दी जाए और वो अपनी पैतृक जमीन को छोड़ दें। जो नहीं छोड़े उसको उस प्रोजेक्ट के दायरे में ले आया जाए। कहीं सड़क बन रही है, कहीं हवाई अड्डा बनेगा। और इस परिस्थिति के भीतर अयोध्या में तकरीबन 2,695 परिवार ध्वस्त हो गए। बनारस के भीतर में 5,000 से ज्यादा परिवार सीधे तौर पर प्रभावित हो गए। वो जिस जमीन पर पीढ़ियों से रह रहे थे, वो पीढ़ियों की जमीन एक झटके में उनके हाथ से निकल गई। उनके सामने ऑप्शन, विकल्प दूसरा नहीं था। तो क्या ये बिजनेस मॉडल भारत की राजनीतिक सत्ता, मौजूदा सरकार की एक ऐसी जरूरत है जिसके आश्रय इस देश की इकोनॉमी बढ़ती है, और जहां जहां जो जो रास्ते निकलते हैं कमाई के, पैसा लगाकर पैसा बनाने के, वहां पर एक झटके में इस देश का पैसा वाला तबका कूद जाता है। और जो कूदता है उसको जानकारी पहले से होती है कि अब इस इलाके में इस तरीके से, ठीक वैसे ही जैसे कोई बड़ी सड़क बाईपास बनती है तो बिल्डरों की नजर रहती है, अच्छा यहां सड़क गुजरेगी तो वह तुरंत वहां पर एक बोर्ड लगा देता है, यहां पर अपार्टमेंट बनने वाले हैं, खरीद लीजिए।
उसके बाद एक पूरा सिस्टमेटिक खेल चलता है। हमारी टीम ने बड़ी मेहनत की इस पे, और उस मेहनत के बाद उन्होंने बताया कि बीते 10 बरस में, यानी 2014 को एक टारगेट लिया गया कि उसके बाद की परिस्थिति इस देश के भीतर में, और अगर 2004 से 2014 के बीच खड़े हो जाएं तो तब की स्थिति और अब की स्थिति में क्या अंतर आएगा। अदालतों में गए मामले, पैसे में कन्वर्ट हुए मामले, और एक बड़ी तादाद में जो लोग रहे थे जो विस्थापित हो गए अपनी ही जमीन से, क्योंकि उनके सामने पैसों की पोटली थी या इस देश में राष्ट्र के नाम का एक प्रोजेक्ट था जिसको सरकार दे रही थी, और जो एवज में पैसा दिया जाता है। जिस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, वो भूमि अधिग्रहण जो बिल लाई थी उसको भी डाइल्यूट कर दिया गया इस दौर में, तो ज्यादा पैसा देना ना पड़े, और उसी लिहाज से तमाम योजनाओं का ऐलान इस देश में होता चला गया। ये तो धीरे धीरे लोग अब जागे हैं तो वो समझ गए कि दरअसल जमीन का खेल है पूरा का पूरा, इसीलिए अब इससे बच के रहो, तो उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिए, विरोध शुरू कर दिए। इसीलिए सरकार के तकरीबन 1500 से ज्यादा प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं जो जमीन की वजह से आए। बहरहाल उसके आगे निकलिए, जो जानकारी निकल कर आई 2004 से 2014 के बीच में इस देश के भीतर में जो जमीनों से जुड़े मसले, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट थे, जहां पर स्टेट गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट थे, और जहां पर जिस तरीके से अयोध्या या बनारस में हुआ उस तरीके से कोई पर्यटन स्थल बनाने का जो मिशन था सरकार का, उसके मद्देनजर 2004 से 2014 के बीच में तकरीबन 1,22,000 मामले इस देश की अदालतों में पहुंचे जो सीधे सीधे उस जमीनों से जुड़े थे जिसका जिक्र हमने किया है। अब सवाल है 2014 से 2024-23 के बीच में, 24 तो नहीं 2023 तक की परिस्थिति का आकलन सामने आया है। यह बताते हैं कि वहां अगर 1 लाख प्लस मामला था तो यहां पर तकरीबन 22 लाख प्लस मामला है, यानी इतनी बड़ी तादाद में जमीनों से जुड़े मामले पहुंचे हैं। 1 लाख अब 22 गुना कर दीजिए, 22 लाख, इतने मामले अदालतों के दरवाजे पर पहुंच गए। और इसमें दो व्यक्ति का विरोध आपस का नहीं है, वो तमाम प्रोजेक्ट्स को लेकर ही देश के अलग अलग हिस्सों में जो भी योजनाएं चल रही हैं उसके मद्देनजर है। तीसरी बात, उस दौर में जो पूंजी का जिक्र हो रहा था 2004 से 2014 के बीच में, जिस पूंजी को लेकर अदालतों का दरवाजा खटखटाया गया, उसकी पूरी रकम हमारी टीम ने निकाली तो यह तकरीबन 9,20,000 करोड़ की है उस पीरियड में, 2004 से 2014 के बीच में। और 2014 से 2023 के बीच में यह बढ़ते 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 52 लाख करोड़ को पार कर गई, 52 लाख करोड़ को पार कर गई। यानी बिजनेस मॉडल हर दिशा में काम करना चाहिए। आपके जहन में आ रहा होगा, अच्छा यह बिजनेस मॉडल तो पेपर लीक को लेकर भी है, क्योंकि पेपर लीक के जरिए भी जानकारी आई कि देश के अलग अलग हिस्सों में जो पेपर लीक हो रहे हैं तो छात्र नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार है, अगर उसको यह पक्का हो जाए कि पेपर मिल जाएगा, वो टॉप कर जाएगा या फिर वो क्लियर कर लेगा। यही परिस्थिति नीट में निकल कर आई। ऐसी ही परिस्थिति मध्य प्रदेश में जब शुरुआत व्यापम को लेकर हुई थी तब भी यही सवाल था, और व्यापम को लेकर भी हमारी टीम ने जो अध्ययन किया था उसमें भी जानकारी दी थी कि तकरीबन 50,000 बच्चों को सीधे तौर पर उस व्यापम के कालखंड में सीधा लाभ जो पैसे की एवज में लिया गया और उसको दिया गया, इन दोनों के बीच जो 50,000 बच्चों के जरिए एवरेज जो रकम थी वो तकरीबन 3 से 5 लाख के बीच रेंग रही थी। अब उसको आप गुना कर लीजिए और सोचिए, इतने बच्चों से तो डायरेक्ट पैसा लिया गया, और बाकी उसके बाद चीजें अपने आप डेवलप होती है। जो ले चुका होता है वो कम में कुछ वापस मिल जाए इस लिहाज से भी दे देता है। जैसे अयोध्या की जमीन का जिक्र हुआ, वहां पर बड़े पुलिस अधिकारियों के परिवारों ने जो जमीन खरीदी और एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए तकरीबन 16 परिवार ऐसे निकले जिन्होंने जमीन खरीदी और बाद में सेल कर दी। शुरू में चूंकि सर्कल रेट नहीं था और जब ये पूरी जमीन खरीदी जाने लगी तो उसकी जमीन की कीमत बढ़ने लगी। कीमत बढ़ने लगी तो उन्होंने जितने में खरीदी थी उतने पैसे को कम जमीन, उसका आधी जमीन बेचकर निकाल ली और बाकी जमीन भी रह गई। यह भी स्थिति है। तो यह पेपर लीक को लेकर भी है। इस देश के भीतर में तमाम मंत्रालयों में अगर आप आ जाएं, जैसे इस दौर में आप देखिएगा, वो अलग अलग कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़ी हुई तीनों बड़ी कंपनियों ने अपने
इस दौर में जो जनता से वो पैसा लेती है उसमें लगभग 15 से 25% का इजाफा किया है, जिसमें मैक्सिमम जियो ने किया है, एयरटेल ने भी इजाफा किया है। अब सवाल यह है कि क्या इस दौर का बिजनेस मॉडल उस पैसे पर टिका हुआ है जिस पैसे के आसरे एक पूरा सिस्टम रेंगने लगता है और वो सिस्टम आखिर में पॉलिटिकल वे में सत्ता को लाभ पहुंचाता है। तो यहां पर दो सवालों पर गौर कीजिएगा। ये दो सवाल बड़े महत्वपूर्ण हैं। ये महत्वपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि इस देश के भीतर में जो हम मंत्रालयों का नाम ले रहे थे उसमें कम्युनिकेशन भी था, रेलवे भी थी, पोर्ट भी था, एयरपोर्ट भी था, माइंस भी थे। उसमें इस देश के भीतर में तमाम मंत्रालय, जो 11 मंत्रालयों के जरिए जो मोनेटाइजेशन की पूरी प्लानिंग की गई, वह उन हाथों में अपनी जिम्मेदारी को सौंपकर उनसे पैसा लेकर उनको उस माध्यम से कितनी भी कमाई वो कर लें उसकी छूट होगी। यानी बाजार में पहली बार कोई नियम कायदा मायने नहीं रखेगा, पैसा मायने रखेगा और पैसे के जरिए आप चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं ये मायने रखेगा। पॉलिटिकल पार्टी को पैसा मिल जाएगा, उस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए जो नेता होंगे, जो प्रभावी होंगे, जो मंत्री होंगे, उनका जो पूरा नेक्सस होगा उसको पैसा मिल जाएगा। लेकिन ये तो बिजनेस मॉडल है। दरअसल ये पूरे प्रोसेस के भीतर में जब मोनेटाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की परिस्थिति के साथ मामला जब जमीन तक आप परख कर देखेंगे तो उसके बाद अब आपके सामने दो सवाल और होंगे। इस दौर में बीजेपी के भीतर की राजनीति कंसंट्रेट होने लगी, यानी वो दिल्ली से चलने लगी, पूरी की पूरी लगाम दिल्ली के हाथ में। अब उसको कोई छेड़े तो कैसे छेड़े। और इसका असर यह हुआ कि राज्यों के मुख्यमंत्री जो पूरे राज्य के मुखिया के तौर पर वहां की नीतियों को निर्धारित करते, वह नीतियां भी दिल्ली में बनने लगी, क्योंकि मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री बन नहीं सकता अगर दिल्ली नहीं चाहती तो। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ, मध्य प्रदेश में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाया, लेकिन गुजरात में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ था। किसी भी उस राज्य में जहां पर बीजेपी ने अपनी सत्ता को संभाला और यह मैसेज दिया कि इस देश में एक ही चेहरे, एक ही व्यक्ति के आश्रय हम चुनाव जीत सकते हैं, तो फिर उस व्यक्ति और चेहरे के आश्रय क्यों नहीं मुख्यमंत्री बदल सकता है। और उनके दिशा निर्देश पर अगर मुख्यमंत्री नया आ रहा है तो ऐसे में दिल्ली बताएगी कि इस राज्य से कितनी कमाई कैसे करनी है। और इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन ढांचा बीजेपी के भीतर, जो आरएसएस से कुछ लोग निकल कर आए वो बीजेपी के हो गए, कुछ समझ नहीं पाए उनको दरकिनार किया गया, और एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन ढांचा हर स्टेट को लेकर उस कैपिटल को बनाने में लग गया, उस प्रोसेस में आकर फंस गया, जिसमें उसका काम ही यही था इस राज्य में ये काम। पहले ट्रांसफर पोस्टिंग का पैसा था, उसके बाद ये बालू का माइनिंग का घोटाला घपला और जो पूरा स्कैम उसका पैसा आने लगा। बात आगे बढ़ने लगी, बाजार फैलने लगा तो हर सेक्टर में आने लगा, और धीरे धीरे हर सेक्टर के हिसाब से अब लोकल स्तर पे कम घपले होते हैं, बड़े स्तर पर ज्यादा होते हैं। यानी बड़ी बड़ी कंपनियां, जो बड़े कॉरपोरेट सत्ता के मित्र हैं, जो 5, 7, 9, 10 मित्र हैं, ये कमोवेश हर फील्ड में आ गए। यानी कोई ऐसा फील्ड बचा ही नहीं, कोई क्षेत्र बचा ही नहीं जहां पर यह ना हो। यहां तक कि इन्होंने तो गोडाउन भी बना लिए जहां पर आप आलू, प्याज और अनाज रख सकें। एफसीआई डूबने लगी, 4 लाख करोड़ के कर्ज तले डूब गई। आप नाम नहीं सुनेंगे क्योंकि इस दौर में अपने तौर पर अडानी इसके अलग अलग राज्यों के भीतर समझौते हो गए। मध्य प्रदेश में सीधा समझौता है, सरकार इतना पैसा देगी, उसकी एवज में ये अपने गोडाउन को देंगे, वहीं अनाज रखा जाएगा। एफसीआई से कोई समझौता नहीं। यानी पूरे मॉडल को इस रूप में क्रिएट किया गया जहां पर प्लेयर्स लिमिटेड हो, उनकी पूंजी बड़ी हो, फैसले बड़े व्यापक तरीके से लिए जाएं, और ये फैसले लेने के बीच में जो छिटपुट कुछ लोग हैं, जो छोटी मोटी कहीं पर जमीन खरीद लेते हैं फिर बाद में बेच देते हैं, आखिर में उन सब को एक साथ लाकर कुछ हाथों में वो सब कुछ थमा दिया जाए। इस परिस्थिति के बिजनेस मॉडल की सोच में कौन करप्ट होगा? भ्रष्ट तो कोई हो नहीं सकता है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर सरकार ने एक पॉलिसी डिसीजन लिया, सभी उसी रास्ते पर चल पड़े। सरकार ने निर्णय लिया कि इस देश के भीतर में रेलवे स्टेशन इनका निजीकरण होगा। उस
पार्टी को जो निजीकरण के हाथ में अपने हाथ में लेना चाहेगी, उसके बाद वह एक पैसा देगी, एक मुश्त। वो पैसा उसने दे दिया, उसके बाद उस रेलवे स्टेशन के भीतर किसकी दुकान लगेगी, किसका वहां पर अपने तौर पर झोपड़ी होगी, चाय बेचेगा कौन, कौन क्या करेगा, ये सब कुछ वो तय करेंगे और उसकी एवज में पैसा वो अपने हिसाब से लेंगे। वो अपने हिसाब से लेंगे तो जो सामान बेच रहा है वो उतना कॉस्टली कर देगा, वो उतना कॉस्टली कर देगा तो जनता के ऊपर उतना बोझ पड़ेगा। और यही परिस्थिति होते होते 1 रुपए के प्लेटफॉर्म से बढ़ते बढ़ते 50 रुपए, और चाय भी थी 1 रुपए से बढ़ते बढ़ते 10, 15, 20 रुपए तक पहुंच गई, उसी प्लेटफॉर्म पर जहां पर वही रेलगाड़ी आती है जो पहले भी आती थी। आप कहेंगे नहीं नहीं, देश की इकोनॉमी बढ़ गई है, पैसा, लोगों की कमाई बढ़ गई है, तो उसका एक सच इस दौर में जो निकल कर आया वो डराने वाला है। वो डराने वाला इसलिए है क्योंकि हमारी टीम ने जब जानकारी ली इस देश की इकोनॉमी के मद्देनजर, तो 2014 से पहले की कमाई और 2023 की कमाई, इन दोनों के भीतर में अंतर जो आया है वह एक उस तबके के भीतर आया है जिसके पास खूब पैसा था। खूब पैसा का मतलब शुरुआती दौर में यही मानिए कि टैक्स पेयर के हिस्से में, चलिए आप जोड़ दीजिए, जो टैक्स दे रहा था उसकी आमद बढ़ गई, उसके पैसे बढ़ गए। लेकिन इस देश का बहुसंख्य तबका, उसकी आय में कमी आ गई है इस दौर में, और भारत की प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश से भी कम है। और दूसरी तरफ इस देश के 4-5 कॉरपोरेट की पूरी पूंजी जो है वो पूरे बांग्लादेश से कई गुना ज्यादा है। इस अंतर के बीच जहीं फंसने की कोशिश मत कीजिए। उस बिजनेस मॉडल पर सिर्फ नजर रखिए कि आपके इर्द गिर्द की पूरी परिस्थिति में जो भी स्कैम हो रहा है वो स्कैम की शक्ल में नहीं आता है। अयोध्या कोई स्कैम नहीं है। 90,000 करोड़ रुपए की जमीन की हेरा फेरी इस दौर में हो गई। वो पैसा किसने कमाया, क्यों कमाया, किस रूप में कमाया, क्या जरूरी है। वह तो एक नगरी ऐसी तौर पर है जो पर्यटन के लिहाज से जबरदस्त नगरी आने वाले दिनों में होगी, और वहां पता नहीं क्या क्या होगा। यह अलग मसला है कि इस बरसात ने सब कुछ धो दिया, बनारस को भी धो डाला। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के मद्देनजर भी इस देश के भीतर अगर सब कुछ बिजनेस मॉडल के तौर पर है, तो फिर जो बिल्डर काम कर रहा है, जिसको पैसा कमाना है, वह भी तो अपने बिजनेस मॉडल को खड़ा करेगा। यानी बिजनेस मॉडल करप्शन का एक नया मॉडल है जिसने इस देश के भीतर में उस चकाचौंध को तो प्रचार के जरिए रखा कि देखिए यहां ये हो रहा है। लेकिन एक बरसात में, एक झटके में वो तमाम परिस्थिति इसलिए ढहढहा जाती है, और अयोध्या और बनारस के मामले जो अदालतों तक पहुंचे हैं, या 2014 से 2023 तक के बीच में जो लाखों मामले, बड़ी तादाद में 52 लाख करोड़ की जमीन से जुड़े मामले जो अदालतों में रेंग रहे हैं, उसके पीछे हर किसी का बिजनेस मॉडल है। इसीलिए करप्शन की नई परिभाषा बिजनेस मॉडल के तौर पर है, और शायद इसीलिए ये कॉरपोरेट का शब्द है बिजनेस मॉडल, लेकिन अब ये सरकार का शब्द है। और आपको जानकर हैरत होगी, इस दौर में तमाम मंत्रालयों के भीतर मंत्री और सेक्रेटरी के बीच बात यही होती है कि दरअसल बिजनेस मॉडल है क्या, कमाई होगी कैसे। उस मंत्रालय से जुड़े कामकाज में यह सवाल बड़ा छोटा है कि आप काम करेंगे, जनता को लाभ होगा। जी नहीं, जनता को लाभ होगा वो ठीक है, लेकिन बिजनेस मॉडल क्या है, वो बिजनेस दे पाने के कोई देश के लिए तो पैसा चाहिए, और बिना पैसे के कोई मंत्रालय कैसे चलेगा। तो पैसा ही लेकर आओ। इसीलिए हमारे एजुकेशन सेक्टर के भीतर में सब कुछ प्राइवेटाइजेशन की दिशा में कदम बढ़ा दिए गए, हेल्थ सेक्टर में बढ़ा दिए गए, पीने के पानी तक को प्राइवेटाइजेशन की दिशा में ले आया गया। सरकार अब किताबों और कॉपियों को छापने से बचने लगी, वो भी पूरा प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे दिया। तो उसका भी अपना बिजनेस मॉडल है। तो इस बिजनेस मॉडल की कहानी आज अयोध्या को लेकर थी, लेकिन इस बिजनेस मॉडल की कहानी आपके इर्द गिर्द हर दिन रची बसी जा रही है। सिर्फ इसकी नब्ज को पकड़ने की कोशिश कीजिए और सोचिए, अगर 2014 से पहले का वक्त होता तो वो करप्शन होता। अब ये करप्शन नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे इस देश में तकरीबन 16,000 करोड़ का खेल इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको असंवैधानिक, गैर कानूनी कह दिया। लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा, देखिए हम ही थे
जो इस चीज को लेकर आए, और हम ही थे जिसने सुप्रीम कोर्ट के जरिए कहलवा दिया कि देखिए ये सब चीज गलत हो रही है, और पैसा उन्हीं की पार्टी के पास गया। अधिकतर पैसा जो तकरीबन 8 से 9 हजार करोड़ का था। तो बिजनेस मॉडल का ये खेल मौजूदा राजनीतिक सत्ता या सरकार की उस पॉलिसी का हिस्सा है जिसे पहले हम लोग करप्शन कहते थे। और इस दौर में सीएजी ने भी आंखें बंद कर रखी है, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट अब पार्लियामेंट में टेबल होती नहीं है। वो रफ्तार बड़ी धीमी पड़ गई है। किसी भी मंत्रालय की किसी भी फाइल को उठाकर अगर सीएजी परख ले तो जान जाएगी कि दरअसल बिजनेस मॉडल करप्शन है या करप्शन का बिजनेस मॉडल है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।